वेलकम स्टूडेंट। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। तो बच्चों समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या किसी भी दो शब्दों को छोटे रूप में लिखना। बच्चों जब दो या दो से अधिक पद मिलकर कोई संक्षिप्त रूप बन जाते हैं तो उसे समास पद कहते हैं। तो बच्चों इसमें दो या दो से अधिक पद का अर्थ है शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बन जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हिंदी में समास कहते हैं। अब समास में की पहचान क्या है? समास होने पर विभक्ति नहीं रह जाती, पुनः उसे विभक्ति रूप में लिखने के लिए उसको विग्रह करना पड़ता है। तो बच्चों विभक्ति नहीं रह जाती का अर्थ होता है, जैसे हमने कहा राजा का पुरुष, इसमें का क्या है? विभक्ति है। अब उसको एक साथ लिखेंगे हम राजपुरुष, तो वहाँ पे विभक्ति हट जाएगी, विभक्ति चिन्ह हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। अगर हमें पुनः उसे विग्रह करना है, अलग अलग करना है राजपुरुष शब्द को, तो हम उसे लिखेंगे राजा का पुरुष। इस प्रकार विभक्ति चिन्ह विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह दोबारा लगाया जाएगा। तो बच्चों व्याकरण में समास का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका अभिप्राय है व्याकरण में समास का प्रयोग वाक्य में सुंदरता, गुरुता और महत्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं नारायणाम पतिः अर्थात नर पति, हिमस्य आलय अर्थात हिमालय का घर हिमालय। इसी प्रकार बच्चों अब हम समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में। तो बच्चों अव्ययभाव समास में जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ है पहला पद अर्थात जो पहला शब्द होता है वह प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ वह बदलता नहीं है। जैसे यथामति, इसका अर्थ है मति के अनुसार। आमरण मृत्युकर, न, इसमें यथा और आ अव्यय है। पहले वाले शब्द में यथा जो पूर्व पद है वह अव्यय है और दूसरे वाले में आ वह अव्यय है। तो बच्चों इसकी एक पहचान ये है कि अव्ययभाव समास की इसमें उपसर्ग आगे जो अव्यय होता है वह उपसर्ग भी होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए आजीवन, इसका अर्थ है जीवन भर, इसमें आ आपका अव्यय है अर्थात उपसर्ग है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार अर्थात यथा क्या है? इसमें अव्यय है। ऐसे ही यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथा इसमें क्या है? आपका अव्यय है। यथा विधि, विधि के अनुसार इसका अर्थ हुआ और यथा इसका क्या है? अव्यय है। तो बच्चों अगला समास पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा वाला शब्द, पूर्व पद अर्थात पहला वाला शब्द होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। अब बच्चों इसमें आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि तत्पुरुष समास में कि विग्रह करने पर जो कारक प्रकट हो उसे कारक वाला वह समास होता है। कारक अर्थात विग्रह करने पर तत्पुरुष समास में विभक्ति का जब विग्रह किया जाता है तो उसमें विभक्ति चिन्ह आ जाता है। अगर जब उसको समस्त पद उसको एक शब्द बना दिया जाता है दो शब्दों को, तो बीच में विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है अर्थात वह हट जाता है। और तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला शब्द होता है वह प्रधान होता है। तो बच्चों तीसरा पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की विशेषता है कि कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है वह विशेषण और दूसरा वाला विशेष्य होता है। और इसी प्रकार ये जो पहला शब्द उपमान और दूसरा उपमेय, इस समास की पहचान होती है। बच्चों कर्मधारय समास में जैसे आप लोग देखेंगे अंधकूप, इसका विग्रह होगा अंधा है जो कूप। तो पहला शब्द जो अंध है वह क्या है? विशेषण है और कूप क्या है? विशेष्य है। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण जो विशेषता बता रहा है। अब पहला पद उपमान, दूसरा उपमेय। जैसे हमने कहा गोबर गणेश, तो गणेश क्या है? उपमेय है और गोबर उपमान है।
तो बच्चों कर्मधारय समास में दोनों पहले दो कर्मधारय समास में ये आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जो पहला वाला शब्द होगा वह दूसरे वाले अर्थात उत्तर पद की विशेषता बताएगा। यह कर्मधारय समास की पहचान होती है। तो बच्चों अगला पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अर्थात दोनों शब्द अप्रधान होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता। इससे पहले आपने पढ़ा था अव्यय में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बड़ा नहीं होता। यह दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे ही शब्द की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप लोग उदाहरण देख रहे हो, समस्त पद पूरा शब्द है दशानन। इसका विग्रह करेंगे तो होगा दस है आनंद, आनंद का अर्थ है मुख, जिसके अर्थात रावण। तो बच्चों यह दशानन शब्द रावण की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। जिस समास में दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे इसका एक उदाहरण और देखिए, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पे नील और कंठ दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात वह शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो बच्चों कर्मधारय समास में आपको बताया था कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद विशेषण विशेष्य हो अथवा दोनों में उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। तो बच्चों कर्मधारय समास का एक बार फिर से सुन लीजिए आप। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया देहलता, इसका विग्रह होगा देह रूपी लता। समस्त पद आपका है दही बड़ा, उसका विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ऐसे ही बच्चों आपका है नीलकमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र, सज्जन, सत अच्छा, जन लोग। नरों में सिंह के समान, नरसिंह कहा जाता है जिसको। तो बच्चों आपने कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास पढ़े। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखिए। बच्चों कर्मधारय समस्त पद का एक पद और दूसरे पद का विशेषण होता है। जो दूसरा वाला पद जो आपका उत्तर पद होता है वो प्रथम पद उसका विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। कर्मधारय समास में शब्दार्थ प्रधान होगा। बहुब्रीहि समास में समस्त पद दोनों पद विशेषण और विशेष्य संबंध बहुब्रीहि में नहीं होगा, लेकिन कर्मधारय में आपका विशेषण विशेष का संबंध होगा। अधिकतर बच्चों में बहुब्रीहि और कर्मधारय समास के बीच में डाउट रहता है, इसके बीच में ये अंतर है। अब बच्चों इसमें क्या है, इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है, कोई भिन्नार्थ भी प्रधान हो जाता है। अर्थात बच्चों इसमें शब्दार्थ गौण शब्द जो बहुब्रीहि समास है उसमें शब्द का जो अर्थ है वह कोई मान्यता नहीं रखता, लेकिन उसका जो भिन्न अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम नीलकंठ शब्द करेंगे, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो बच्चों जो कर्मधारय समास है उसकी पहचान ये रहती है कि इसका जब आप विग्रह करोगे तो अगर नीलकंठ शब्द है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव कहेंगे तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। नीला है जो कंठ कहेंगे तो वहाँ पे है जो आएगा तो कर्मधारय, है जिसका आएगा तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो बच्चों अगला पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। तो बच्चों द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करने पर जब इसको आप अलग करोगे तो वहाँ पर आपका और या चिन्ह लगेगा, वह द्वंद्व समास है। जैसे आपका एक समस्त पद है पाप और पुण्य। अब इसमें देखना द्वंद्व समास की आपकी विशेषता है, पहचान है कि बीच में आपका जो ये तिरछी लाइन लगी है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो ये योजक चिन्ह आपको जहाँ पे भी देखने को मिलेगा और दोनों पद प्रधान लगेंगे वहाँ पे आप इसका द्वंद्व समास लिखोगे। तो जैसे पहले वाले का देखिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीता राम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण।
तो बच्चों अगला पढ़ेंगे हम द्विगु समास। तो द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास बोलते हैं। तो बच्चों द्विगु समास के अंतर्गत आप ये ध्यान देना कि जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाची होगा, किसी संख्या का बोध कराएगा, जानकारी देगा आपको, वह द्विगु समास होगा। तो इससे समूह या किसी समूह का बोध होगा, आपको बोध का जानकारी मिलेगी। जैसे समस्त पद, त्रिलोक उसका विग्रह होगा, तीनों लोकों का समाहार, नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, अठन्नी आठ अन्नियों का समूह। तो बच्चों इनमें देख रहे हो जो आपका समस्त पद है उस पर आपने ध्यान दिया है, त्रि, नव, नव और अठ, ये क्या है आपके जो गिनतियां हैं, जो आपके अंक हैं वह है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी पहला पद शब्द आपको अंक का ज्ञान कराएगा वहाँ पे आप द्विगु समास लिख दोगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने जाना कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है तो उस समस्त पद से पूरे शब्द को समास कहा जाता है। किस मेल की प्रक्रिया को समास बोलते हैं। समास में के बीच में विभक्तियों और अवयवों का लोप होता है, वह हट जाती हैं। और समास का तात्पर्य अर्थ होता है संक्षिप्त करना और छोटा करना। इसके अलावा आपने समास के भेदों के बारे में जाना। समास के भेद सबसे पहले अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अव्यय दूसरा गौण होता है। फिर उसके बाद आपने तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति का लोप होता है। तीसरा कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध होता है। चौथा आपने जाना बहुप्रिय जिसमें दोनों शब्द मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। पांचवा द्वंद्व जिसमें दोनों पद समान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। छठा आपने द्विगु समास पढ़ा जिसमें प्रथम पद पहला शब्द संख्यावाची होता है, वह आपका द्विगु समास होता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको पढ़ने में ये जो समास जानने में मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, सहायता मिली होगी। तो धन्यवाद।